हेलो स्टूडेंट, मैं प्रणव रवि और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा हम लोग मिलकर इधर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम पहले शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वाज नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला वाज अ नेशनलिस्ट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु फाउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो नेशनल मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के एक नेशनल लीडर थे। काले अंग्रेज जो लोग थे काले लोग के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको अपने साथ बैठने नहीं देते थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो उस मोमेंट में उस समय उन्होंने काले लोगों का अधिकार दिलाया था, ठीक है। और बाद में जाकर वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट would have happened in South Africa if the black majority had decided to take revenge on the whites for all their oppressions and exploitation? Violence would have erupted in South Africa, bloodshed would have taken place, and a great loss of life and poverty have taken place. कहने का मतलब है जब काले लोगों ने गोरे के खिलाफ रिवेंज में अटैक करना शुरू कर दिया तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे खून खराबा हुआ, बहुत सारे जान माल धन का नुकसान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज मींट बाय सेग्रेगेशन? तो सेग्रेगेशन क्या है? तो ऑल द पब्लिक प्लेस लाइक ट्रेन्स, बसेस, schools, hospitals, beaches, etc. were separate for the whites and blacks। जहाँ तक पहले भी बोले थे कि वहाँ पे जब अंग्रेज़ों का शासन था तो काले लोगों के लिए होटल अलग था, बस अलग था, स्कूल अलग था, वो अलग पढ़ते थे। काले लोग गोरे लोग के साथ खेल नहीं सकते थे। इवन द चर्चेज वर सेपरेट, उनके जो चर्च थे वो भी अलग थे, सेपरेट थे। एंड द ब्लैक पीपुल वर forbidden from living in white areas and this is called the segregation। यानी कि कहने का मतलब है कि जो काले लोग थे वो उजले लोग के इलाके में नहीं रह सकते थे। तो इसी रूल को या इसी चीज को हम लोग सेग्रेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप of tactics did the white racist government of South Africa use to continue to rule? The white racist government continued to rule by detaining, torture and killing the thousands of black and colored people। तो जो उजले लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने काले लोगों पर जुर्म ढाया, अत्याचार किया, उनको टॉर्चर किया। हजारों जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते उनको मार कर, उनको डरा कर, धमका कर शासन किए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज एपार्थाइड? तो एपार्थाइड क्या है? तो एपार्थाइड क्या है? इट इज ए पॉलिसी ऑफ racial segregation under which all the people were classified and separate on the basis of race। Many restrictions were imposed on blacks and who was formed more than, यहाँ पे मोर हो जाएगा, more than 80% of
पॉपुलेशन। यह एक पॉलिसी था जो काले लोगों को गोरे लोगों पर काले और गोरे लोगों को क्लासिफाई करता था, अलग करता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर। हाउ many years of his life नेल्सन मंडेला spent in jail। कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने दिन तक समय बिताया था। 28 ईयर्स, जो कि एक बहुत बड़ा। When was the new national flag of Republic South Africa hosted for the first time। तो साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग कब पहली बार होस्ट किया गया था। तो एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। तो 1994 26 अप्रैल के मध्य रात्रि में साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टाइम फ्लैग जो है होस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाईलाइट एनी वन सिमिलरिटी ऑफ ए स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और साउथ अफ्रीका नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल मूवमेंट और साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल में क्या समानताएं हैं। तो आंसर है कि बोथ मूवमेंट वर फाइटिंग अगेंस्ट द वाइट्स ऑफ यूरोप हु हैड केम टू दिस कंट्री एज ए ट्रेडिंग कंपनी। दोनों देशों के जो मूवमेंट में एक समानता थी कि अंग्रेज के खिलाफ दोनों लड़ रहे थे। दोनों देशों पर अंग्रेज का शासन था और दोनों देश में अंग्रेज एज अ व्यापारी आए थे, एज ए ट्रेडिंग ग्रुप आए थे, पर उन्होंने इन पर जुर्म ढा हुकूमत किया। नेक्स्ट वन इज, आई हैव चेरिश्ड द आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक एसिड फ्री सोसाइटी in which all the person live together in harmony with equal opportunity। Who said these words to which country did he belongs to। ये बात किसने कहा था और किस देश से वो जुड़े हुए हैं। इसका नेल्सन मंडेला, और वो किस देश से थे, साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका, याद रहेगा। नेक्स्ट है, वाई इज इंडिया कॉल्ड ए रिपब्लिक। इंडिया को गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो इंडिया इज कॉल्ड ए रिपब्लिक बिकॉज ए हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड पर्सन एंड इट इज हेरिडेटरी पोजीशन। तो इंडिया में को रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है यानी प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया जाता है एज ए पर्सन एंड इट इज नॉट हेरिडेटरी पोजीशन। ये जो है वंशानुगुण, जैसे कि कोई एक ए है उसका बेटा बी है तो ए के बाद बी या बी के बाद उसका बेटा सी, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है और इलेक्शन से चुना जाता है, यानी कि राजा का बेटा ये राजा नहीं बनेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। इसलिए हमारे देश को रिपब्लिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि राजनीति बराबरी से क्या समझते हैं। तो एवरी सिटीजन entitled to all constitutional rights and freedom without making distinction of any kind like gender, race, status, religious, and they have equal voting right to all the adult citizen of country to be rich or poor with
नो डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर ए पॉलिटिकल इक्वालिटी। कहने का मतलब है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को राइट्स है, बोलने का फ्रीडम है, अपना चॉइस के धर्म चुनने का, उनको लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, उनके स्टेटस के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उन हर एक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है, मतलब एवरी सिटीजन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, उनको वोट देने का अधिकार है। 18 ईयर्स ओल्ड जो है वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, सबको इक्वल राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म प्रीएम्बल। मतलब शब्द प्रीएम्बल से क्या समझते हैं? तो प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन द आइडिया एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान के जो आइडिया है और बेसिक जो मुख्य प्रिंसिपल है उसको दर्शाता है, उसको बताता है। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंस्पायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई एक बाहरी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेंशन एनी वन फीचर, बता एक फीचर बताना है कोई भी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारे जो मेंबर थे, जो ग्रुप थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको पसंद आया, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट किया। तो पहला है कि प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का जो प्रैक्टिस था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो पसंद आया था। एंड व्हील ऑफ राइट इन यूनाइटेड, तो दो है, एक पहला है जो ब्रिटेन का है, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और बिल ऑफ राइट इन द यूनाइटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी ये भी सवाल हो जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो वो हो जाएगा बिहार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में जब भारत में आज़ादी मिल गई 1947 में, तो उनका क्या रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ही प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो उस समय ना जो हमारे देश था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बचे थे, तो सारे स्टेट्स को एक साथ लाने का काम जो है उन्होंने किया था, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने। चाहे कश्मीर हो या हैदराबाद हो, वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे, तो उन स्टेट्सों को जोड़ने का काम सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का ही काम है। क्वेश्चन 16, नेम एनी टू प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दो प्रोमिनेंट मेंबर का नाम लेना है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर थे। तो एक तो पहले ही पढ़े थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा है बलदेव सिंह। लिख लेना है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा बलदेव सिंह। वेरी गुड। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वर इट्स इलेक्शन हेल्ड। तो इलेक्शन कब हुआ था?
कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो याद रखना है जुलाई 1946 में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज इट्स प्रेसिडेंट। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव, उनका पूरा नाम था भीम राव अम्बेडकर। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे वो आज़ादी के बाद उनको लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगभग समय लगा था, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को उसको मतलब पास किया गया था, पर फोर्स में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तभी से 26 जनवरी 1950 से हम लोग आज तक रिपब्लिक डे के 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे, एज ए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। What is Constituent Assembly? The drafting of the document called the Constitution. तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने को उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्यूमेंट को बनाने को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो असेंबली होता है उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। What we call a state where head of the state is elected and not a hereditary person. तो वैसे चीज को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। डेमोक्रेसी में रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे चुना जाता है, तो जैसे कि अगर कहीं पे कोई राजा है उसका बेटा ही उस जगह का हेड बनता है तो वो हेरेडिटरी कहलाता है, मोनार्की सिस्टम कहलाता है। हेरिडिटरी वंशागन होता है, जैसे कोई बेटा है फिर उसका बेटा, ऐसा होता रहे। लेकिन जब हम इलेक्शन के माध्यम से जब कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसका हेड जो उसका मुखिया है, जो मेन पद है, उसको हम चुनते हैं एज ए हेड ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारे जो इंडिया है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जिसको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। वैसा स्टेट जहाँ पे कोई हेरिडेटरी पर्सन ना हो, वो इलेक्टेड पर्सन हो, रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। एक्सप्लेन द टर्म apartheid and what were its implication। अभी इससे पहले इस शॉर्ट्स में देखे थे कि जो है apartheid क्या है। तो apartheid वाज द नेम ऑफ a system of racial discrimination unique to the South Africa। तो साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म होता था, वो जो काले गोरे वाला भेद, तो उसी के जो यूनिक डिस्क्रिमिनेशन थे उसी को हम लोग एपार्थाइड कहते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। तो वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। तो जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो ओरिजिनल निवासी थे, उन पर ये नियम, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग के आधार पर जो भेदभाव था, उन्होंने ये डाला था। आगे है कि वाइट रूलर ट्रीटेड नॉन वाइट एज ए इन्फीरियर। उनको घिन भावना से ही
घृणा भावना से, मतलब उनको अच्छे से नहीं देखना, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करना था। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव राइट टू वोट, जो काले लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं था, वोट देने का उनके पास अधिकार नहीं था। दे वेर फॉरबिडन टू लिव इन वाइट एरिया, उनको मना था, सख्त कार्रवाई था उनको कि जो गोरे इलाके हैं जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं उधर नहीं जाना था, वो उधर नहीं रह सकते थे। दे आर अलाउड टू वर्क देयर ओनली विथ ए परमिट, वो उधर जा सकते थे काम करने जब अनुमति हो। तो लास्ट है, ट्रेन, बसेज, हॉस्पिटल, सिनेमाज, प्लेसेस, पब्लिक टॉयलेट्स वर सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, काले और गोरे लोगों के लिए सिनेमा घर, स्कूल, बस, जो भी पब्लिक दुकान भी थे, टॉयलेट्स वगैरह थे, सब कुछ अलग किया गया था, जो कि एक मतलब आज के ज़माने में सोचा जाए तो एक बहुत बुरा चीज़ है। द एपार्थाइड सिस्टम वाज particularly oppressive फॉर द ब्लैक्स, जस्टिफाई 3 रीजन, 3 रीजन में बताना है कि जो ये सिस्टम था एपार्थाइड का, वो काले लोगों को दबा के रखा था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन वाइट एरियाज, पहला है कि उनको वाइट जो एरिया था जिधर उजले लोग रहते थे उधर जाना मना था। एंड दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, वो उधर काम कर सकते थे जब उन्हें अनुमति था। नेक्स्ट था कि ट्रेन, बस, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स, ऑल वर सेपरेट फॉर वाइट, काले और गोरे लोगों के लिए ये सब अलग था, जिसको हम लोग सेग्रेगेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। फिर नेक्स्ट था कि दे could not even visit churches where the whites worship, and black could not form associate and progressed and the terrible treatment। और ये जो चर्च भी था, तो चर्च में भी काले लोग उस चर्च में नहीं जा सकते थे जिस चर्च में उजले लोग पूजा करते थे, यानी हम लोग पूजा करते हैं तो वो लोग जैसे जो भी प्रे करते हैं, और काले लोग इस जो रेसिज्म हो रहा था इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, और आवाज़ उठाते भी क्या, सरकार तो वाइट का था तो वो वाइट को सपोर्ट करता। What problem exists in the making of South African Constitution and what compromises were made? तो साउथ अफ्रीका का संविधान बनाने वक्त क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था और उसको कैसे कंप्रोमाइज किया गया था, इसी सवाल पूछा जा रहा है। तो द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड बिकॉज बोथ ब्लैक मेजोरिटी एंड द वाइट माइनॉरिटी हैड देयर ओन फियर्स, क्योंकि उस समय का लगभग 80% जो लोग थे वो ब्लैक थे और 20 से 25% जो लोग थे, 20 से 25% लोग वाइट थे। तो उनका अलग अलग डर था, अलग अलग था कि कहीं मेरे को नहीं सरप्राइज कर दिया जाए, मुझे को कुछ नहीं। तो ब्लैक मेजोरिटी वांटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल, क्योंकि ब्लैक लोग मेजोरिटी रूल पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे। एंड दे आल्सो वांटेड सब्सिस्टेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट, और काले लोग जो है उनको समान अधिकार मिले जैसे कि गोरे लोग, जैसे जिसमें गोरे लोग जा सकते हैं वहाँ पे काले लोग भी आसानी से जाएं, उनको भी वही अधिकार मिले जो गोरे लोगों के पास है, कोई रंग रूप भेदभाव ना हो, सबका एक जैसे कि जो नियम काले फॉलो कर रहे हैं वही नियम उजले के लिए हो, जो उजले के लिए नियम हो वही काले लोग के लिए नियम हो, मतलब एक देश एक रूल की बात हो, एक नियम की बात हुई। दूसरा पॉइंट है द वाइट माइनॉरिटी ऑन अदर हैंड वांटेड टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, काले लोग जो थे अपने प्रॉपर्टी को, अपने जो भी उनका जो वैभव ऐश था उसको बचाना चाहते थे,
उनको डर था कि कहीं हमारा जनसंख्या कम है तो वो हमारे साथ कुछ गलत न करे। फिर द अल्टीमेटली बोथ एग्री टू कंप्रोमाइज, इसलिए दोनों ने आपस में मिलके कंप्रोमाइज किया। द वाइट एग्री द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड डेट ऑफ वन पर्सन वन वोट, इसलिए बाद में सभी ने मिलकर फैसला किया और एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और फिर से इलेक्शन हुआ और फिर पार्टी बना। तो ये नियम है कि सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो काला हो या गोरा हो, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में जवाब देना है कि व्हेन वाज इट पास्ड, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कब पास हुआ था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इट इन फोर्स, तो कब फोर्स किया गया था। तो इससे पहले भी बताया मैं कि 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ये बन के और वो हमने पास कर दिया था, बिल पास हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। थर्ड है कि वाई वाज दिस डेट चूजन, ये डेट जो था क्यों चुना गया था। तो आपने पढ़ा होगा कि इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस इन इट्स लाहौर सेशन डिसाइडेड टू फाइट पूर्ण स्वराज, जब और कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930 was celebrated as Independence Day. Since then, that is why the leader decided to celebrate 26 January 1950 as a day to enforce the Constitution of India. यानी कि कहने का मतलब है जब जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोग नेता मिलके लाहौर में जो है लाहौर में 1929 में लाहौर सेशन में उन लोगों ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की, हुआ झंडा फहराया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो उसी लिए जब 26 जनवरी को पहली बार झंडा फहराए थे उन लोग, कब 19। क्वेश्चन 5, assess the constitution made by the Constitution Assembly to form the Indian Constitution। हमें बताना है कि assessing constitution as, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चुना गया है, क्या एसेस किया गया है। तो इट वर्कड इन ए सिस्टमैटिक एंड ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। ओके, सेकंड है द बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड, ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर ड्राफ्ट। नेक्स्ट, डिस्कशन of several round occurred clause by clause. Next, they worked for 114 days and spread over 3 years. And every document was recorded and preserved to form 12 bulky volumes of constitution। तो कहने का मतलब है जब हमारा देश, जब ये कंस्टिट्यूएंट
असेंबली का फॉर्म किया था, तो उस समय जो है जो सिस्टमेटिक और ओपन मैनर पर डिस्कशन हुआ, सबको समान हक मिले, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी कि ड्राफ्ट करेगा सब कुछ, जो भी डिस्कशन होके जो निष्कर्ष होके उसमें से क्लॉज वगैरह निकलता, क्लॉज बाय क्लॉज वो उसको लिख लिया जाता। उन्होंने 114 दिन तक काम किया है, लगभग 3 साल तक, यानी वही 2 साल 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, तब जाकर हमारा संविधान बना था। क्वेश्चन 6, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री जस्टिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा देश जो है दूसरे संविधान से, दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे चीज़ सीखा, उससे प्रेरित होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लाया। तो वो कौन कौन सा चीज़ हम अपने अपने आंसर में बताना है। तो फर्स्ट है कि इंडिया एडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड जस्टिस फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने लिबर्टी का, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम और जस्टिस डाला है, ठीक है। नेक्स्ट है वी एडप्ट बिल ऑफ राइट फ्रॉम यूएसए, यानी कि वी हैव एडोप्ट बिल ऑफ राइट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका से हमने बिल ऑफ राइट लिया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज एडोप्ट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम था, हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द मैनर विच कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्क एंड गिव सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई करना है हमको अपने शब्दों में। तो फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, देन द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। सबसे पहले कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर बात हुआ, आपस में लोगों का जो टीम गठन था, वे लोग सहमति बनाए, और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डिस्कशन के लिए। एंड सेवरल राउंड थ्रू डिस्कशंस टुक प्लेस एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत क्लॉज बाय क्लॉज पर चर्चा हुआ, लंबा लंबा बात चलता, बहस चलता। एंड उसी बहस के दर पर अबव द मेंशन पॉइंट्स बेयर प्रूव दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंटेन ए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। और हर तरह के विभिन्न विभिन्न जगह से लोग आए थे, तो उन सबका मत को रखा गया। तो इस बात से पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, बिहेवियर को मेंटेन किया है। क्वेश्चन 8 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्यों, वो अपने शब्दों में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर होली रिजिड और होली फ्लेक्सिबल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही पूरी तरह से रिजिड है और ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, ये मिला जुला है। कहते हैं ना कि मिला, न थोड़ा कठिन है न थोड़ा एकदम आसान है, वो बीच का है। दिस इज कॉल्ड रिजिड बिकॉज सम ऑफ द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक। तो इसको रिजिड इसलिए कहा जाता है कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, इटीसी कैनॉट बी चेंज, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस इज बिकॉज द रूलर कुड नॉट मिसयूज देयर पावर। और इससे क्या होता है कि जो रूलर है, जो भी शासन है, जिनके हाथ में पावर है, वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर ऑन द अदर हैंड it is also flexible because there is a provision of amendment for the article can be changed if the
पीपुल डिमांड। तो जो इक्वलिटी का रूल था, सेकुलरिज्म था, डेमोक्रेसी था, सोवरेनिटी था और राइट टू, उसमें बहुत सारे चीज़ है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, वो फिक्स्ड है। लेकिन कुछ तत्व है जैसे कि कुछ प्रोविज़न है जहाँ पे हमको समय समय के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। समय समय के अनुसार हम उसको बदलते रहते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और हमने फिर नेक्स्ट है कि देयर इज सम रूल दैट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी वाइल सम नीड 2/3 ऑफ मेजोरिटी, सो इट इज कॉल्ड द पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो कहने का मतलब है कि कुछ जो नियम है वो ऐसे ही सिंपल मेजोरिटी से भी बदला जा सकता है और कुछ नियम है जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि अभी का एक एग्जाम्पल है 370 हटाने के लिए, जो आर्टिकल 370 था जो कश्मीर पे था, उसको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी जो बीजेपी सरकार ने हटाई थी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का क्या फीचर है वही बताना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि हाउ हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडेड द बेसिक वैल्यू ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट। तो ये दोनों का आंसर लगभग सेम ही है, तो इसको देखते हैं आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट इज टू amend to keep it updated, right? It has provisional to incorporate change from its time to time and these changes are called constitutional amendment। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, जो कि समय समय पे अमेंड होते रहा है। और एंड इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। और इसमें प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि कैसे कोई लोग को हम चुनते हैं तो वो सरकार चला सकते हैं, कैसे देश को चला सकते हैं। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। और इसमें हर एक पद का कितना पावर है, वो क्या क्या रोल है, ये सब उसमें डिफाइन किया हुआ है, बताया गया हुआ है। एंड इट आल्सो लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और सरकार का जो पावर है उसको लिमिट भी किया गया है कि ताकि वो लोगों पर अब गलत फ़ायदा ना उठा सके। और सम राइट टू द सिटीजन विच नॉट कैन नॉट बी वायलेटेड। और जो सरकार को अगर हम पावर से रोकेंगे, वंचित करेंगे, ताकि वो जो जनता है, लोग जो नागरिक है, उनके अधिकारों का हनन ना कर सके। क्वेश्चन 10 है, इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में तो पहले ही जान चुके हैं, वैसा जहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं कोई भी हेरिडिटरी का हेड, कोई भी जो स्टेट होता है उसका हेड जो है चुन के आता है, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब और है कि मेन फीचर ऑफ प्रीएम्बलम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रीएम्बलम है उसका जो मेन फीचर क्या है उसके बारे में बताना है। तो आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन सर्टेन बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी अमेंड। जैसे कुछ चीज़ है जैसे कि हमारे राइट्स को लेटर है तो उसको बदल वगैरह नहीं सकते, उसको अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर ए इंडिया टू ए सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज ए सोवरेन एज इट इंडिपेंडेंट फॉर द एनी फॉरेन कंट्रोल। ये सोवरेन इसलिए है क्योंकि अब ये किसी भी बाहरी देश के अंतर्गत अधीन में नहीं आता, ये आज़ाद है इसलिए ये सोवरेन है। इट इज़ सोशलिस्ट। इंडिया एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो है एक सोशलिस्ट है क्योंकि इट एम एट द सोशल
एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। भारत में सभी समाज के दर पर सभी, चाहे जाति धर्म हो, किसी भी रंग रूप के हो, सभी को समान रूप से देखा जाता है। एंड इट इज़ सेकुलर। यहाँ पे सेकुलर है क्योंकि कोई भी स्टेट या कोई भी लोग इंडिया में किसी भी धर्म के लोग अपने जो भी धर्म मानना है वो धर्म के लोग अपने स्वतः धर्म को चुन सकते हैं। किसी पे भी कोई फोर्स करके नहीं कि आप हिंदू धर्म ही बनना है या आप क्रिश्चियन ही बनना है या मुस्लिम। आपको जो धर्म चुनना है आप आसानी से उस धर्म को चुन सकते हैं। इसलिए इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट है इट इज़ डेमोक्रेटिक बिकॉज एज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल। ये डेमोक्रेटिक इसलिए है कि डेमोक्रेसी का पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। तो इन इंडिया वी ऑल्सो इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए हम इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कह सकते हैं। इट इज़ रिपब्लिक। और ये रिपब्लिक है क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि इसका जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि इंडिया का जो सबसे हेड है, प्रेसिडेंट है, उसको चुना जाता है, ना कि वो भी कितने साल में, 5 साल, हर 5 साल पे उनका इलेक्शन होता है। मेंबर ऑफ जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि MP MLA जो लोग होते हैं वो मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्वेश्चन 11, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें इक्वालिटी अंडर द मतलब इक्वालिटी मतलब समानता के बारे में बताना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बलम स्पीक्स क्वालिटी of status, opportunity, equality of status means all the equal in the eye of law and all have a equal protection law. Nobody can be discriminated against only on the basis of his religion, caste, color, grade, sex. आर्टिकल 14-15 यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बलम में है सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है। सभी लोग के लिए एक ही नियम है, वो उनको जो एक ही लॉ है जो उन सबको प्रोटेक्ट करता है। किसी को भी धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, रंग के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14-15 में क्या है बताया गया हुआ है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑफर द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू रिलेटिंग द अपॉइंटिंग अंडर 2 स्टेट्स। आर्टिकल 16 में बताया है कि दो लोगों के, 2 स्टेट के बीच में जो भी मैटर डिस्प्यूट हो सबके इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड और छुआछूत को जो है आर्टिकल 17 में बताया गया है कि छुआछूत जो है एक कानूनन जुर्म है। हम किसी को भी जो है पहले के ज़माने में होता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट जो छुआछूत का भेदभाव होता था वो उसको एज ए क्राइम माना गया है। फिर है ऑल द टाइटल्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ एकेडमिक मिलिट्री डिस्टिंक्शन वर हैव बीन एबॉलिश्ड आर्टिकल। और आर्टिकल 18 में जो भी जितने भी टाइटल्स हैं जो कि एकेडमिक और मिलिट्री छोड़ के सबको एबॉलिश्ड कर दिया गया। What do you mean by constitutional amendment and what is its important? State their significance in the democratic country like India. The provision has been made to incorporate changes in the constitution and why. तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है नियम में, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है हमारे ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसके बारे में बताना है। तो ये चेंज
in the constitution made by the supreme legislative body and in countries known as constitution amendment। जो हमारे सरकार और जो लेजिस्लेटिव लोग हैं जो नियम बनाते हैं वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव लाते हैं तो उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट एंड संसद। जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे इंडिया में हम उसको या तो पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने नीड के हिसाब लोगों के नीड के हिसाब से लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम बदल भी सकते हैं। एंड द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिमूव्ड। और जो मेजर शॉर्टकमिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इन इंडिया, इंडिया इज ए मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ए मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हैज़ ए लॉन्ग डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही बड़ा है और डिटेल्ड में लिखा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन है। Therefore, it needs to amend quite regularly to keep it updated। तो इसको अपडेट रखने के लिए हम हमेशा इसको एमेंड करते रहते हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से भी। एंड द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट सी इट एज ए स्केयर्ड एंड स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ। और उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाकि इसको बदला ना जा सके। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ चीज़ को हम रिजिड है जिसको हम बदल नहीं सकते, पर कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल है जिसको हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। एज लिविंग डॉक्यूमेंट इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द पीपुल एस्पिरेशन एंड द चेंज इन सोसाइटी। तो जैसे जैसे हमारे समाज में बदलाव आता है उसके हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं, क्योंकि ये एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो हमारे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है उस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं।